आपकी प्यारी सी चलबुली सी अलबेली सी अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टाइमलेस टेस्ट विद अंजलि पर। तो किसी ने कहा है, कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम आखिरी सांस तक प्रयास करें ये तो हमारे हाथ में है। जब हम कोई सपना देखते हैं, वो सपना छोटा हो या बड़ा, उन पर हमें विश्वास करना पड़ता है। ऐसे ही किसी शख्स ने अपने सपनों पर विश्वास कर उसे पूरा कर दिखाया और आज वो बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का परचम लहरा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं महेश शर्मा जी से। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। फैमिली में सब बढ़िया। तो आज हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी एक जाने माने कलाकार हैं, एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। तो जो आने वाली हैं उनका तो हमें वेट है, इंतजार रहेगा, पर जो कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन मैं बहुत सारी फिल्मों का नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बता देती हूँ। दम लगा के हैसा, सुई धागा, द रेलवे मैन, राम प्रसाद की 13वीं, आंखों देखी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। अगर आप इनको सर्च करेंगे तो वो आपको दिख ही जाएंगे। एनीवे, इतनी सारी फिल्में करने के बाद आपने पहले एक सपना देखा था और आपने अपने सपने पर विश्वास किया, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है और कोशिश कर रहे हैं और कुछ नए सपने देख रहे हैं और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए और कुछ स्ट्रगल तैयार कर रहे हैं लाइफ में कि कुछ और आगे चलता रहे, जिंदगी बोरिंग ना हो। आपने ये लाइन मतलब मैंने कहीं सुना था आपसे बोलते हुए कि सपना देखना, और आपने एक अलग ऐड किया था कि सपने पर विश्वास करना। ये क्यों माइंड में आया था? क्योंकि बहुत कम लोग होते होंगे जिनके मुंह से ये शब्द निकलता है कि सपनों पर विश्वास। क्या होता है ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मोटिवेशन, विश्वास करना। हमारी ना बहुत पौराणिक कहानियां हैं। अगर आप उन पौराणिक कहानियों को मतलब एक पॉजिटिव नजरिए से सोचोगे ना, जैसे अलादीन का चिराग, लोग बोलते हैं ना अलादीन का चिराग, 3 विशेष, और वो क्यों मानते थे? क्योंकि वो ट्रस्ट था कि 3 विश पूरी होंगी। वैसे ही वो अलादीन का चिराग हमारा दिल है। अगर हम सच्चे दिल से 3 विशेष जो हम सबसे ज्यादा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पूरे विश्वास के साथ मानेंगे तो पूरी होंगी। तो वो अलादीन का चिराग हमारे पास है, हमेशा है। वो कहानियां मतलब सीक्रेट है, वो आज भी है। आप उससे कैसे उसको लेते हो लाइफ में। करेक्ट। आपके लिए कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी है सुकून। मतलब ये दौड़ है ना, कभी खत्म नहीं होती। जैसे मैंने इस पे कुछ लाइनें लिखी थी, मैं लिखता भी हूँ कि जिंदगी मौत तक जाने का सफर है, फिर भी ना जाने हर कोई, सब जानकर भी क्यों बेखबर है। जहां देखा वहां पाया, हर इंसान दौड़ता नजर आया। न जाने ये कैसी चाहत थी, हम सपने खरीदते रहे जिंदगी की रकम देकर, और जो हाथ आया वो समेटा ना गया। मतलब आप कुछ नहीं समेट के ले आने वाले हो, फिर क्यों परेशान हो? तो उसी में एंजॉय करो यार जो है आपके पास, और कोशिशें करते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। रोजाना एक नया दिन है। सही बात है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपकी एक फीचर फिल्म है भांड। हाँ, अभी हमने, हमारी टीम है राज सिंह रावत, शशांक शाशा, विजय चौहान डीओपी हैं, और भी हमारे कुछ 3-4-6 लोग हैं। हमने टीम बना के एक फिल्म बनाई है, तो देखिए क्या होता है। थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों? फिल्म का एक्चुअली टैगलाइन है, कलाकार होना आसान है लेकिन कलाकार बने रहना बहुत मुश्किल। आप कोई भी एक प्ले कर लो, है ना। कोई नए बच्चे हैं, एक प्ले कर लेते हैं, खुद को एक्टर बोलते हैं, लेकिन क्या 20 साल बाद भी आप खुद को एक्टर बोल पा रहे हो? वो जो 20 साल का स्ट्रगल है ना, वो आप उसमें टिके रहते कि नहीं रह पाते। वो पेशेंस की एक कहानी है। तो एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ है, और वो सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, हर एक उस इंसान की कहानी है जिसने कभी जीवन में खाली जेब देखी है। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ है, लोगों के रिश्ते हैं, स्ट्रगल दिखाया है। हाँ, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है। तो वो एक है, मतलब कहना चाहता था मैं बात। और
मुझे फिल्म बनाने के बाद रियलाइज हुआ ना कि एक बहुत बड़ा हथियार होता है फिल्म मेकिंग। मतलब आप फिल्म बना के अपने दिल की बात बोल सकते हो और लोग उसको काफी फिल्म के माध्यम से उसको काफी दिल तक लेते हैं और समझते हैं। बाकी ऐसे नॉर्मली बोल दो किसी को समझ में नहीं नहीं आएगा, समझ लेकिन जब आप दिखाते हो वो सब चीजों को एक रियलिटी मतलब वैसे विजुअल्स के साथ, तो काफी इम्पैक्ट करते हैं। अभी तो बहुत लोगों को नहीं दिखाई फिल्म मैंने, कुछ 2-3 बहुत क्लोज लोगों ने देखी है और बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। अभी एक्साइटमेंट है और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आप फेल भी हो जाओ लाइफ में, लेकिन कोशिश हमेशा पॉजिटिव होके करनी चाहिए। फेल तो हो ही जाएंगे ना, ठीक है हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर कोशिश तो करो। कोशिश में तो ना हारे ना, अपने आप से नहीं हारना चाहिए, अपने आप से बोलो कि हम फर्स्ट आएंगे और दौड़ो, फिर जो भी रिजल्ट हो। तो क्या प्लान है इसको लेके कि आप अभी हमने इसको कांस में रिलीज किया है, सॉरी कांस में पोस्टर रिलीज किया है और बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। और देखिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमेशा बड़े से बड़ा सोचना चाहिए, छोटा तो कभी भी हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इसकी क्या जर्नी है, हो सकता है मैं जो बोलूँ वो बहुत छोटा हो, उससे भी कुछ बड़ा होने वाला हो। तो कांस में पोस्टर रिलीज का हमने सोचा भी नहीं था और प्लानिंग होती चली गई और ये चीजें अपने आप बड़ी हो रही हैं। अभी एक गाना राहगीर भी गा रहे हैं इसमें, कच्चा घड़ा हूं मैं, जिन्होंने गाना गाया, तो अच्छा हाँ, और उसके अलावा और भी 4 गाने हैं, तो धीरे धीरे रिवील करूंगा मैं चीजों को, कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट देने की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो भांड है ये रिटेन, डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड, एक्टिंग भी किया मैंने। हाँ, प्लस एक्टिंग एक्चुअली मजबूरी में करना पड़ा सब, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो करना पड़ता है। पर वही है कि एक चीज आपकी अगर क्लिक हो जाए तो फिर वो देखते हैं। अभी नहीं, सबसे पहले मैं तो बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ, उसके बाद रिजल्ट जो भी आए। मतलब आपने अपना बेस्ट दे दिया, उसके बाद आप हार भी गए ना तो आपको मलाल नहीं होगा, एटलीस्ट आपने ट्राई किया ना और अपना बेस्ट ट्राई किया। अगर कहीं आप अपनी कोशिश में कहीं आपने कमी छोड़ दी ना और आपको पता है और उसके बाद आप हार गए तो आप दुख करो, लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है और आप हार गए तो कभी खुद को हारा हुआ फील मत करो, तो हो सकता है कि वो हार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो इसलिए हमेशा ये सोचता हूँ। मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जी, दिल्ली से थिएटर किया है? दिल्ली से थिएटर मैंने एक प्ले किया था, अंधा युग, उसमें एक लाइन मिली थी मुझे। अच्छा, वो भी लड़ झगड़ के काफी। खैर मैं सीखा हूँ, रामलीला से काफी सीखा हूँ और भगवान राम जी को मैं आदर्श मानता हूँ। हमारे डायरेक्टर नरेंद्र कौशिक जी थे और एक भूपी भाई थे जो हमें डायरेक्ट करते थे रामलीला में, और वो कहते थे जिसने राम का रोल कर दिया वो परफेक्ट है, वो सारी विधाएं उसको आ गई, सारे इमोशंस। तो उसमें रामलीला में बहुत कुछ करने को होता है, लेडीज रोल होते हैं, फीमेल कैरेक्टर जो आप करते हो, और वो बहुत आपके लिए ना सबसे ज्यादा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप जब शाय नेचर, आप शाय नेचर होते हो, मतलब हमें उतना बड़ा स्टेज कभी मिला नहीं, ना स्कूल में ना कुछ, तो बड़ा शाय नेचर होते हो। उसके बाद आप फीमेल कैरेक्टर करो साड़ी पहन के और आपके अड़ोस पड़ोस के आपके घर वाले वहां बैठे हुए हैं, और अगर आप उससे पार पा गए ना तो आपकी शर्म खुल जाती है, आप और अच्छा कर सकते हो। तो वहां से बहुत सीखने को मिला और मैंने पूजा की तरह किया, मतलब मैंने सोचा कि साक्षात भगवान करवा रहे हैं, और चीजें होती गई। जब मुंबई आया 2008 में, जो मैंने पहली फिल्म की उसमें भी रामलीला थी और उसमें मैं सीता बना था। अच्छा, कौन सी फिल्म? 10 ml लव, शरद कटारिया जी की पहली फिल्म है। शरद जी के साथ बाद में मैंने सुई धागा दम लगा के ही शायद फिल्म की। आज आपकी बहुत प्यारी सी फैमिली है जी, वाइफ है, एक बेबी है जी। कभी मतलब ऐसा आया दिमाग में कि अभी तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ना? देखिए क्या है, मैं ये मानता हूँ सबकी अपनी किस्मत है और उनके भाग्य का उनको मिलेगा, है ना। सबके, अगर हम इतना सोचे हम दुनिया नहीं चला सकते, दुनिया चलाने वाला और कोई है, वो चला रहा है। जब मैं मुंबई आया था 3,000 रुपए लेके आया था जेब में, मैं किसी को नहीं जानता था, उसने आज यहाँ तक पहुंचा दिया कि मैं यशराज के साथ, जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ 3 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। तो चलाने वाला तो वो है, तो बहुत ज्यादा आप सोचोगे ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, चलने दो। और सपनों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए कि आप लगे हुए एक समय के बाद पता लगा माँ बाप, उम्र होती है चले जाते हैं, है ना, भाइयों की शादी हो जाती है, बहनों की शादी हो जाती है, लास्ट में आप अकेले हो जाते हो। तो टाइम के साथ सब डिसीजन लेने चाहिए। मैंने बोला ना लाइफ में इंपॉर्टेंट है सुकून, और आप अगर मान लो सक्सेसफुल हो भी गए, लेकिन आप पर्सनली जब घर पे जा रहे हो तो आप अकेले हो, तो क्या सक्सेस है?
तो समझ के चलना चाहिए लाइफ को। अंधे अंधे होके सपनों के पीछे मत भागो, आंखें खोल के भागो। मुझे लगता है कि जब कोई आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है। अभी बच्चे की किस्मत भी मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी वाइफ की किस्मत भी मेरे साथ जुड़ गई। पहले अकेली मेरी किस्मत थी, तो मेरी किस्मत धोखा खा सकती है, उनकी नहीं खाएगी। तो जुड़ जाती हैं चीजें। और पॉजिटिव सोचोगे तो सब पॉजिटिव है, नेगेटिव सोचोगे तो सब नेगेटिव। 2007 में आप मुंबई आए? मैं 2008 में मुंबई आए। मुंबई में और अभी 2024 चल रहा है। अब तक कुछ ऐसा कैसे लोग मिले और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो नहीं होना चाहिए था? हाँ, बहुत है, लेकिन मैं अभी रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट में दिया था, मैं अभी डिस्टर्ब हो गया उसके बाद 3-4 दिन तक, क्योंकि बहुत मतलब लाइफ में बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैंने मुंबई में देखा है लोगों को बहुत जल्दी बदलते हुए देखा है। बहुत मैं बोलता हूँ यार, एक तो हम इस मिथ्या जीवन है हमारा, मतलब सब हम क्यों आए हैं, क्यों सांसें चल रही हैं, क्यों धरती पे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद हम इस नकली दुनिया में है ना, नकली इंडस्ट्री, और सब मतलब समय का खेल है। आज आप अच्छा कर रहे हो, कल आप कुछ नहीं हो, तो मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये बड़ा सैड लगता है मुझे यार, कि क्या है, मतलब हमें कोई और चला रहा है ऊपर से, हम लोग तो कठपुतली है ना, फिर आप चेंज क्यों हो रहे हो? वो आपकी सक्सेस क्या है? मतलब कुछ नहीं है सक्सेस। आज है कल नहीं रहेगा। कल नहीं है, कुछ नहीं पता लाइफ में कब क्या हो जाए, एक सेकंड में कुछ भी हो जाता है। तो आपकी अभिनय की जर्नी कैसी रही? अभिनय की जर्नी, मुझे लगता है मैंने एक बीज की तरह शुरुआत की। एक बीज होता है ना, बीज से फिर वो थोड़ा सा छोटा पौधा, बड़ा पौधा, फिर वो धीरे 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 पेड़ बनने लगता है। तो मुझे लगता है मैं बीज की तरह पनपा हूँ इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल जीरो से। मतलब क्राउड, 1000 लोगों का क्राउड, फिर उससे पासिंग वाला क्राउड, उसके बाद ताली बजाने वाला क्राउड, उसके बाद वन डे टू डे आर्टिस्ट, उसके बाद एपिसोडिक्स में छोटे मोटे कैरेक्टर, फिर एपिसोडिक्स में लीड, है ना। उसके बाद फिल्मों में थैंकफुली मुझे हमेशा से बड़े रोल मिले, और अभी भी अच्छे रोल कर रहा हूँ, और धीरे धीरे पैरेलल लीड और लीड तक चल रही है और अच्छा कर रहे हैं आप जी। अभी फिल्म भी बना ली है, तो देखते हैं। एक और फिल्म मेरी आ रही है, अटेम्प्ट 1, अभी वो कांस में स्क्रीन हुई है, तो उसमें भी वन ऑफ द मेन हूँ मैं। तो उसका ट्रेलर यूट्यूब पे है, तो जरूर देखिएगा। अटेम्प्ट 1 फिल्म का नाम है। अटेम्प्ट 1 जी, मैंने ट्रेलर देखा, काफी अच्छी फिल्म बनी है, और मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आप लोग भी जाके ट्रेलर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और बिग कांग्रेचुलेशन आपको। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा। आप लीड है ना? हाँ, मैं लीड हूँ, चेतन शर्मा भी लीड है। एक्चुअली 3 कैरेक्टर हैं फिल्म में। एक अलग सी छोटी सी खूबसूरत सी फिल्म है, नहीं पर वो प्यारी है। और उस फिल्म से मुझे इंस्पिरेशन मिला फिल्म बनाने का। मैंने उसके बाद ही भांड बनाई। मैंने ऑब्जर्व किया सेट पे, मुझे लगा कि कितने मेहनत से, कितनी क्रिएटिविटी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो वहां से मुझे लगा कि यार हम भी कुछ करते हैं, चलो कुछ किया जाए। काफी टाइम से कोशिश कर रहा था मैं। एक्चुअली मैं इससे पहले, भांड से पहले, एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत कम बजट था, तो कुछ एक्टर्स ने बोला सोचते हैं, कुछ एक्टर्स ने बोला कि यार तुम अपने जगह किसी और को डायरेक्शन दे दो, किसी ने बोला मैं अपने किसी को दे देता हूँ, किसी ने बजट इतना ज्यादा बोल दिया कि, तो ये सब चला। तो लेकिन मुझे था कि बनानी तो है। तो देखिए क्या होता है, आप कोशिश करते रहो ना, तो निशाना तो लगता है। तो अभी निशाना लगा है, और बहुत गहरा निशाना लगा होगा। नहीं, कोई नहीं, अभी आप उड़ान भर चुके हैं। जी जी जी। तो ये उड़ान कहाँ तक जाकर रुकेगी? कोई लिमिट है या फिर कैसे? मेरी देखिए उड़ान, अभी ना मैं लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हो गया हूँ। एक मतलब भूख खत्म हो गई है। भूख वैसे खत्म हो गई, पागलपन वाली भूख खत्म हो गई है। अभी समझदारी वाली भूख है, कि मतलब करना है, और वो करना है तो वैसे पागलपन में नहीं कि अरे मुझे ये करना, वो भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे करना है तो करना, और मैं कर लूंगा। अभी ऐसा करके मैं सोचता हूँ, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आप दिल से चाहो, सच्ची ईमानदारी से कोशिश करो तो हो जाती है। तो चीजें ऐसी इस फिल्म के साथ, जब हमने फिल्म बनाई तो बहुत सारी ऐसी नहीं है कि हर्डल्स नहीं आई, बहुत आई। कल तक एक हर्डल हमने सॉल्व की है। तो मैं हमेशा अपनी टीम को ना, देखिए क्या होता है, एक साल में हमने 15-16 दिन शूट किया, उसके लिए हमें 1 साल लगा। उसकी अपनी एक जर्नी है कि क्यों लगा वो 1 साल, क्यों लगा वो बाद में बताऊंगा फिल्म रिलीज होने के बाद। बड़ा एक इंटरेस्टिंग है उसमें। जब फिल्म अगर लोगों को पसंद आएगी तो मैं उसकी, देखिए क्या होता है ना, स्ट्रगल हर कोई करता है,
लेकिन कहानी उसी की सुनी जाती है जो सक्सेसफुल होता है। तो Yes. अगर वो फिल्म की तारीफ होगी तो मैं उसकी जर्नी बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे क्या किया है। बस ये है, मैं अपनी टीम को हमेशा ये बोलता था जब भी वो लोग थोड़े ढीले हो जाते थे कि भाई हम फिल्म नहीं बना रहे, हम एक इतिहास बना रहे हैं, ये हम इतिहास छोड़ के जाएंगे दुनिया में अपने जाने के बाद। तो वो है, तो हमने उस पैशन के साथ वो फिल्म बनाई है। नहीं, और हम प्रे करते हैं कि फिल्म और भी आगे बढ़े, है ना, आप थिएटर तक रिलीज हो। जी जी बिल्कुल, और कोशिश भी आपकी वही होगी। हाँ कोशिश है, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। सामने से कुछ फोन भी आए हैं मुझे कि फिल्म दिखाओ, इसका कुछ करते हैं। तो फिंगर क्रॉस्ड, और हो जाएंगी चीजें। थोड़ा सा कई बार, अच्छा मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि परेशानियां आई फिल्म बनाने में, तो मेरा जवाब था परेशानियां नहीं आई, मुझे मजा आया। क्योंकि पहली बार था सब कुछ, तो और वो घटित होते हुए देख रहा था मैं। और जब फुटेज देख रहे थे हम, और वो चीजों को क्रिएट कर रहे थे, अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहे थे, उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फिल्म सिर्फ मेरी नहीं है या एक एक्टर की नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की जुबान है वो फिल्म। जो फिल्म आएगी ना, तो मुझे लोग रियलाइज करेंगे कि मैंने बहुत लोगों की एक बात बोली है उस फिल्म में, जो फिल्म का मैसेज है। तो बहुत लोगों को जुबान मिलेगी उस फिल्म से। भांड ही क्यों नाम रखा उसका? भांड एक्चुअली क्या होता है, एक्टर्स को ना गाली दी जाती थी कि चल दिया भांडगिरी करने, है ना, भांडगिरी करने चल दिया है, भांड बनेगा, ऐसे करके उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ भांड है, हाँ मैं भांड हूँ, प्राउडली मैं बोलता हूँ मैं भांड हूँ। तो वो कैरेक्टर है, तो वो एक भांड है जो समाज का चेहरा दिखाने के लिए आया है कि आप क्या हो, मैं भांड हूँ लेकिन आप क्या हो। तो वो आप क्या हो, उस सवालों का जवाब देगा वो फिल्म में। तो एक दुनिया को, एक समाज को एक जवाब है, एक भांड का। एक भांड का जवाब है दुनिया समाज के लिए। बड़ा ही मतलब यूनिक सा नाम है। जी जी, अगर भांड किसी को मतलब पता नहीं, मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था। देखिए क्या होता है, कुछ नाम होते हैं हर किसी को पता होते हैं, कुछ नाम नहीं होते हैं। जैसे एक शब्द है, अपने गुलजार साहब ने लिखा, मैं मतलब फैन हूं मैं उनका, इब्ने बतूता। अब इब्ने बतूता का मतलब किसी को नहीं पता होगा तो गूगल करके देखेगा, तो भांड का मतलब किसी को नहीं पता होगा तो ये फिल्म देखेगा या गूगल करके देखेगा। तो ठीक है, लेकिन नाम बहुत अच्छा लगा सबको, टाइटल। नहीं अच्छा है। और ये फिल्म बनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिल्म हमने बनाई नहीं है, बनी है। बहुत लोगों की आवाज है, और ये जब फिल्म देखेंगे तब पता लगेगा कि क्यों मैं बोलता हूँ कि फिल्म बनी है। तो भांड टाइटल भी हमें ऐसे ही मिला। एक्चुअली हमने पहले जब शूट शुरू किया था, रेस्ट इन पीस इसका नाम रखा था, लेकिन वो टाइटल हमें मिला नहीं। और फिर बाद में आइडिया आया भांड का, और जब हम भांड के लिए गए टाइटल लेने के लिए, तो इम्पा में पता लगा कि अभी 1 महीने पहले किसी ने इसको रिन्यू नहीं किया, 1 महीने पहले तक किसी के पास था। तो मुझे लगा ये हमारे लिए ही बना था, बस वो हमारी किस्मत में ही था। हाँ, तो ये फिल्म फिर भांड इसका नाम हो गया। नहीं, पर अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतना अट्रैक्टिव पोस्टर बनाया ना आपने, पोस्टर भी खुद ही डिजाइन किया होगा। नहीं, उसके बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने सारे टैलेंट है। एडिटिंग भी मैंने खुद ही कर लिया है। एडिटिंग विजय ने की है, बहुत। मैंने एक्चुअली 1 महीने तक, एडिट होने के बाद भी 1 महीने बैठ के हमने री एडिट की पूरी फिल्म, क्योंकि हमने बहुत क्रिएटिव शॉट्स लिए थे। तो मैं मुंबई, वो दिल्ली में एडिट में उसको करवा रहा था, तो मैं दिल्ली गया और फिर हम बैठ के, मुझे याद है जब लास्ट मेट्रो थी फरीदाबाद में, विजय का स्टूडियो है, तो मैं दिल्ली में पालम द्वारका, उधर घर है अपना। तो जब लास्ट मेट्रो थी, मैं एडिटिंग से घर जा रहा था और भाग के पकड़ी मैंने वो लास्ट मेट्रो, मेरा सांस ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ था। विजय से फोन पे बात हो रही थी, विजय ने बोला दादा आपने बहुत अच्छे कर्म किए, तब ये फिल्म बन पाई। इसलिए मुझे सच में लगा कि ये ऊपर वाला कर रहा है कुछ मैजिक। तो वो मैं बोलता हूँ हमेशा, माना कि आसान नहीं है जिद हमारी, आसान ही होती तो हमारी ना होती। वाह, हमने ये रास्ता चुना इसलिए क्योंकि ये डिफिकल्ट है, अगर आसान होता तो हमें मजा नहीं आता। और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने साथ में एक फिल्म भी किया है, कैंप डिसेंट। अभी गाना आया उसका कल ही, संदीप राणा जी ने डायरेक्ट किया है और मुजीब उल हसन जी ने प्रोड्यूस किया है उसको। अच्छी फिल्म है। ब्रजेंद्र काला जी हैं, महेश जी हैं, राजपाल यादव जी भी हैं, अंजलि जी भी हैं। थोड़ा सा आंखों देखी में आपका कैरेक्टर बड़ा प्यारा था। शुक्रिया।
जबरदस्ती ब्लेम जो करवाते हैं ना एक्चुअली चोरी की है। क्या होता है, मुझे क्या लगता है ना, एक एक्टर से एक्टिंग डायरेक्टर निकलवाता है। देखिए क्या होता है ना, मैं जैसे कि मैं बहुत छोटे से छोटा काम करके ऊपर गया, तो हमारा ना कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। लेकिन जब आप सेट पे जाते हो ना, आपके को एक्टर्स और डायरेक्टर अगर ऐसे मिल जाए ना, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, एक सिद्धांत है कि बड़ा आदमी वो है जो किसी छोटे को छोटा फील ना होने। तो जब मैं सेट पे पहले दिन गया, रजत कपूर जी वो खाना खा रहे थे, मेरा पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उनके साथ। तो उन्होंने बोला महेश खीर खाओगे, बहुत अच्छी है। मैंने कहा नहीं सर, अभी होटल से खाना खाते हैं। नहीं नहीं करे लेके आऊं। तो मैं ऐसे हो गया यार। तो वहां से मुझे लगा, फिर संजय मिश्रा जी मिले, विजेंद्र काला जी मिले, बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ, ऐसे लगा मतलब घर के ही लोग हैं। बड़ा मस्ती मस्ती में, फिर सीमा पावा जी, मतलब क्या बोलूं, उनका जो रैपअप हुआ था तो मैं रो पड़ा था। इतना बॉन्ड हमारा इतना अच्छा हो गया था, सबका आज तक है। उसके बाद दम लगा के ईशा में भी किया हमने। दम लगा के ईशा में भी आपका कैरेक्टर बहुत प्यारा था। तो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कहाँ से आया? एक्टिंग का कीड़ा मैं शायद लेके ही पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, बचपन से ही था। चलिए, हम लोअर मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो हमें सपने जैसी कोई चीज होती नहीं हमारी लाइफ में, है ना। तो वो था बचपन से ही। लेकिन क्या होता है ना, जब रामलीला देखने जाते थे तो बड़ा मजा सा आता था देखने में ना, कोई सैनिक बन के भी खड़ा है, लगता था यार हम जाके खड़े हो जाएं, जो अट्रैक्ट करता था। हाँ, लेकिन वो कैसे होता है वो पता नहीं था। तो क्या करते थे हम ना, शाम को चले गए, जैसे 9 बजे 10 बजे शुरू होनी है, लेकिन हम 3-4 बजे जाके बैठ गए, शायद कोई बुला लेगा, शायद कोई बुला लेगा। ऐसा नहीं हुआ, 2-3 साल यही समझने में। और फिर घर पे आके ना, ऊपर ऐसे कपड़े सुखाए जाते थे, तो साड़ी को हम फैला के वो एकदम उससे पर्दा बनाते थे, झाड़ू की तिल्लियों से धनुष्वान, और वो डायलॉग्स हम रिपीट करते थे घर पे। तो फिर बस वही चलता रहा काफी, मतलब 2-3 साल यही चलता रहा। बाद में पता लगा कि 1 महीने पहले से इसकी रिहर्सल होती है रामलीला की। तो फिर एक बार ऐसे ही हुआ, मेरा भाई पहुंचा हुआ था रिहर्सल में, मुझे नहीं बताया था उसने। अच्छा भैया, तो मैं उसका आपके पीछे, भैया का भी हाँ उनका बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। उनके पीछा पीछा करते करते मैं को लगता था कि ये मेरा बड़ा मतलब फॉलो करता है, मैं जहां जाता हूँ वहां पहुंच जाता है। छोटा भैया ऐसे चुगली लगाने वाला होता है ना, मम्मी ये कर रहा था, तो वैसे इसलिए बचते थे वो लोग। तो भाई पहुंच गया, तो पीछे पीछे मैं भी पहुंच गया, तो पता लगा यहाँ रामलीला ये सब होता है। और बड़ा एक मजेदार किस्सा ये है कि मेरे भाई ने किया कैकेयी का रोल रामलीला में। अच्छा। कि उसकी तारीफ बहुत हुई, अरे वाह क्या फीमेल कैरेक्टर किया। हमारे डायरेक्टर बड़ी तारीफ करते थे, मुझे लगा यार मुझे करना है, मुझे करना है। मैंने कहा मुझे करना है, तो मैंने बड़ी जिद कर करके ऑडिशन दे दे के वो रोल भी किया। और तब मेरा भाई सीधा बना था। मेरी मम्मी बैठ के देख रही थी, तो मम्मी ने बोला कि लोग कहते हैं कि मेरे बेटियां नहीं है, देखो मेरे दो बेटी। तो कामदेव के रोल से मैंने रामलीला में शुरुआत की। और पंडित जी थे हमारे, जो नरेंद्र कौशिक जी डायरेक्टर थे, पर्दे के पीछे खड़े थे, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बोले पहली बार था ना तेरा? हाँ पंडित जी, बहुत बढ़िया। वाह। तो वो था। और जब मैं कैकेयी बना, तो उन्होंने बोला कि खा गया तू दशरथ, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की दशरथ के सामने। और जो दशरथ बने हुए थे बहुत हमारे सीनियर एक्टर थे, तो वो बड़े मतलब आज भी शब्द याद हैं, क्योंकि बहुत मोटिवेट हो गया मैं उससे, काफी इंस्पिरेशन मिला। तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी? फैमिली की तरफ से पापा गालियां देते थे रात को जब रामलीला करके घर पे पहुंचते थे, कहते हाँ तुम्हें खाने को देगी दरवाजा खोलने जब उनको आना पड़ता तो गालियां सुननी थी। लेकिन ठीक है, अब आदत पड़ गई थी हमें भी उनको देने की, हमें सुनने की। और फिर जब मैं राम बना तो छुप छुप मतलब देखने भी आते थे, जब मैंने राम का रोल किया रामलीला में। एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर साहब कहते थे कि राम का रोल जिसने कर लिया वो परफेक्ट हो गया। तो वही फिर सोचा कि राम का रोल किया जाए, उसके बाद मुंबई जाऊंगा मैं। उससे पहले कोशिशें जारी थी। मेरे एक फूफा जी हैं, तो बोलते थे मुंबई में अपनी जान बचाना, टेंशन नहीं है, तो जब जाना हो ना तो बोल देना। तो मैं एक बार मैं राम बना, लेकिन पॉलिटिक्स होती है रामलीला में भी। उस साल 3 राम बने, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। कभी किसी का बेटा, कभी किसी का बेटा। तो मुझे लगा यार कुछ कमी रह गई। मुंबई के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो मैंने बोला फूफा जी भिजवा दो। तो शायद घर वालों ने मना कर दिया था कि अरे कहाँ ये जाएगा बॉम्बे, इसको ऐसी धुन चढ़ी हुई है, कुछ नहीं करना इसको।
मना कर देना उसको। तो बुआ हमेशा बोलती थी तेरे फूफा जी लद्दाख चले गए। लद्दाख तो आज भी बोलती थी। हाँ, तो आज भी मैं बोलता हूँ लद्दाख चले गया। तो ऐसा चला 1 साल तक, लद्दाख चले गए, लद्दाख चले गए। तो जब नेक्स्ट ईयर आया रामलीला का समय, तो मुझे लगा इस बार मैं शुरू से, मुझे लगा ऊपर से इशारा नहीं हो रहा है क्योंकि आपने राम का रोल परफेक्ट नहीं किया, अभी पूरा नहीं किया, तो इस बार रामलीला नहीं हो रही थी। पंडित जी ने कहा कि इस बार रामलीला हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बैठा हुआ था और एक लड़का था साथ में, हम दुखी थे। मेरा भाई भी जा चुका था कि भाई नहीं हो रही रामलीला, सब चले गए एक एक करके, हम दोनों ही बैठे हुए थे। तो बोला भाई, वो लड़का बोला भाई तू राम बनेगा ना मैं सीता बन जाऊंगा। मैं रामलीला करें। अच्छा, ये स्टोरी मैं अपने हर इंटरव्यू में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मुझे इससे मोटिवेशन मिला था लाइफ में, और मैंने भांड फिल्म भी उसी मोटिवेशन से बनाई कि जब आप एक कदम उठा देते हो ना, तो अगला कदम के लिए आपको रास्ता मिल जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पहला कदम। तो फिर मैंने बोला कि चल यार हम करते हैं। तो हमने कोशिश की, तो मैंने बोला कि देखो क्या होगा, हम पैसे कलेक्शन करेंगे, 1 लाख की हमें जरूरत थी, और मैं 22 साल का था। सोचो 22 साल का माइंड क्या होता है बच्चा, है ना, कि 1 लाख रुपए इकट्ठे करने चले हम, 1 लाख का है। सोचा कि अगर 30,000 हो जाएंगे ना तो हम दरी बिछा के करेंगे, रामलीला कर लेंगे, और उससे भी कम होगा तो हम बच्चों की रामलीला करा देंगे, लेकिन रामलीला करनी है हमें। चलो तेरी जेब में कितने हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, ऐसे कर करके हमने 200-300 रुपए इकट्ठे किए। हमने बिल बुक छपवा ली, फिर उससे हमने कलेक्शन शुरू कर दिया। 2,000-3,000 कुछ ऐसे हुए थे। कलेक्शन करते करते हम पहुंच गए पंडित जी के पास। मैं कहा पंडित जी चंदा दे दो। करे किस लिए? हम रामलीला करवा रहे हैं। रामलीला करवा रहे हो? उन्होंने देखी पर्ची, हम एकदम प्राउडली बोले। उन्होंने पर्ची में देखा मंदिर का नाम ऊपर लिखा हुआ था, तो उनको लगा यार तो मंदिर के नाम से इन्होंने पर्चियां कटवा दी है, और रामलीला अगर नहीं हुई तो मंदिर की बदनामी होगी। तो उन्होंने बोला छोड़ो इसको, अरे चलो हम करवाते हैं। फिर वो रामलीला हुई, मैंने रावण के पुतले में आग लगाई। फूफा जी तो लद्दाख से नहीं आए, लेकिन मैं निकल गया वहां से। एक हमारे रिलेटिव है राजस्थान में, वहां गया मैं। फिर 15 दिन बाद वहां से निकला चालू डिब्बे में, जयपुर से मुंबई। मुंबई सेंट्रल पे उतरा, वहां से गया रे रोड, लोहे की फैक्ट्री थी, वहां लोहा कटता था। तो वहां पे कुछ मुस्लिम लोग थे जो काम करते थे, वो अपनी, उन्होंने मुझे खाट दी, वो नीचे जमीन में सोते थे, मैं उनकी खाट पे सोता था। तो ऐसे 10 दिन मेरा वहां पे लगा, मैं रहा जनवरी में। मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ। एक कास्टिंग डायरेक्टर थे सीरियल्स में, तो मैं उनके पास गया। कास्टिंग सीरियल्स में कोऑर्डिनेटर के थ्रू भी बहुत होती है, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ही लेते हो क्या? 2008 की बात होगी, 2008-9 जो। तो उन्होंने वॉचमैन को बोला इसको दोबारा घुसने मत देना अंदर। अच्छा। हाँ, वॉचमैन को बोला कि दोबारा इसको अंदर मत आने देना। लेकिन मैं उसके बाद भी उनके ऑफिस में जाता रहा, मुझे पता था वो काम नहीं देंगे। नहीं मतलब क्यों बोला होगा उन्होंने? वही कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मैंने पूछ लिया उनसे कि आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही डायरेक्ट नहीं लेते हो, कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही लेते हो। तो उन्होंने वॉचमैन को बोला कि इसको अंदर मत घुसने देना, लेकिन उसके बाद भी मैं जाता रहा। उन्होंने, मुझे पता था कभी काम नहीं देंगे ना, उन्होंने काम दिया, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, और वो कोई देने वाले होते नहीं, देने वाला ऊपर वाला होता है। तो उसने मुझे यशराज में सीधा एंट्री दिला दी, और मैं यशराज के साथ काम करने लगा। क्योंकि वो किस्मत में कुछ और लिख के आया था कि भैया ये तुम्हें ये नहीं करना। देखिए क्या होता है ना, क्या होता है, देखिए क्या है, बहुत छोटी सी हमारी लाइफ है। इस लाइफ में आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए ना यार, आप भी वही इंसान हो जैसे सामने वाला इंसान है। आप इस पोजीशन पे हो, कब नीचे आ जाओगे, कब ऊपर और चले जाओगे, पता नहीं है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जब आप एक बड़ी पोजीशन पे हो तो और ज्यादा ध्यान रखो, खुद को भगवान ना समझो यार। ना समझो। मैंने इस पे भी एक लाइन लिखी थी कुछ, प्लीज, कि ये ऊंचाइयां कभी किसी की सगी नहीं होती, ऊंचाइयां कभी किसी की सगी नहीं होती, हमेशा जमीन से रिश्ता बनाए रखना, ये कहकर उस ऊपर वाले ने उड़ते पंछी को पैर दिए होंगे। वाह क्या बात है। देखिए कभी भी डाउनफॉल किसी का भी आ सकता है, कितना डीप है, ये कहकर ऊपर वाले ने पंछी को पैर दिए होंगे। तो लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, तो कोशिश कीजिए किसी को हर्ट ना कोई आपकी वजह से हो। तो राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी? जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, तो जो थिएटर में लीड लड़का था ना, उसने मुझे बोला महेश तुम लिखा करो। 2008 की 7 की बात होगी, 2007 की। मैं 21 साल का था तब, है ना।
तो उसने बोला लिखा करो, लेकिन क्या लिखा करो? मुझे लगा यार, उसने बोल तो दिया लिखा करो, क्या लिखना है? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या गाने होते हैं, क्या स्टोरी होती है, क्या स्क्रिप्ट होती है। लिखा करो तुम। जैसे मैं मस्ती मजाक करता हूँ तो लोग हंस पड़ते हैं, तो मुझे लगा वो लिखना है कि क्या लिखना है। तो जब मैं मुंबई आया, मुंबई में हम एक रूम में ना, एक टाइम ऐसा भी था 6-7 लोग रुकते थे, 6-7 लोग। पीजी? पीजी नहीं था भाई, वो एक रूम था, उसमें सब घुसे हुए थे। कहाँ घुसे हुए थे? वो पीजी नहीं कहलाता। तो पीजी क्या कहलाता है? पीजी की बदनामी होगी अगर उसको पीजी कहेंगे तो हम। एक रूम में जो था बोरे में सामान ठूस दिया जाता है, वैसे हम ठूसे हुए थे रूम में, एक रूम में। एक रूम में। और लेकिन सबसे बड़े ना, उसमें क्या होता था, उसमें थे खटमल। अच्छा। और मैं पूरा दिन, मैं सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 10 बजे घुसता था। मुझे ये लगता था कि यार आप बाहर रहोगे ना, किसी एक नए बंदे से भी मिलोगे तो आपका एक नया कांटेक्ट बनेगा, घर में रह के क्या, और मन भी नहीं लगता था। लेकिन जब रात को आओ ना, खटमल काटते थे, तो मैं गर्मी में भी जैकेट, जुराबे, टोपी ये पहन के सोता था कि यार बस सो जाऊं 3-4 घंटे की नींद आ जाए। तो वैसा होता था। तो हाँ, तो रूममेट्स मेरे कुछ राइटर थे, कुछ डायरेक्टर थे। तो बोलते थे यार लिखा कर, तो वो मैं देखता था उनको स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो मैंने वैसे वैसे करके एक स्क्रिप्ट लिखी, तो कुछ गाने लिखे मैंने, तो गुनगुनाता था। बोले बड़े अच्छा है यार, इसको लेके कर कुछ। तो मैं कहीं कहीं जाता था, जैसे ऑडिशन पे नहीं है तो मैंने कहा गाने, आप गाने भी चाहिए आपको, लिखते भी हो? मैंने सुनाए। एक जगह से तो वो आए, प्रोड्यूसर बोली ये तुमने लिखे हैं? उसने ऐसे मेरे से पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा शक कर दिया, कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया लगता है। तो मुझे लगा कुछ अच्छा ही लिखता हूँ मैं। तो फिर मैं अपनी शूटिंग पे जहां भी जाता था, मैंने क्राइम पेट्रोल ऑलमोस्ट 30 एपिसोड एज अ मेजर किए हैं। अभी तो टीवी कुछ समय से नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैंने किए थे तो सबको, जितने भी लोगों ने काम किया ना साथ में, सबने कुछ ना कुछ सुना होगा मेरा। तो वहां से बहुत हिम्मत मिली, सब बोलते थे तुम बहुत अच्छे लिखते हो, बहुत अच्छे लिखते हो। लेकिन कभी मैंने ना राइटिंग के लिए स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना, मैं मानता हूं कि सूरज ना रोशनी देता है, सब जगह रोशनी देता है, लेकिन अगर आप एक लेंस से उसकी रोशनी को कहीं डालोगे ना, वो आग लगा देगा। तो वैसे लाइफ में एक फोकस होना चाहिए, बस एक, पहले वो आग लग जाए ना, उसके बाद कहीं और फोकस करो। मेरा ये था यार, मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल डाइवर्ट हो जाएगा मेरा। राइटिंग में भी स्ट्रगल है भाई, वहां पे भी लोग, ऐसा तो है नहीं कि कोई वेट ही कर रहा, आ जाओ भाई, है ना, वहां भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे वो नहीं करना था। तो एक दो जगह ऐसा हुआ कि मैं एक्टिंग के लिए गया, नहीं हुआ। तो मैंने अपने गाने सुनाए, उन्होंने बोला तुमने लिखे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने सिचुएशन दी, उन्होंने बोला एक गाना है, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, ऐसा कुछ लिखो। तो मैं लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिख के मैंने उनको क्या दिया, चाइनीज खुशी साली निकली मेरी, लाइफ टाइम वारंटी 2 दिन ना चली, गम मेरा देख देख दुनिया ये हंसी, आग लगा देता कमीनी तिल्ली ना जली। वाह। वो गाना मैंने लिखा। उसके बाद मैंने एक गाना और लिखा, जीना इसी का, वो ये चितकबरे फिल्म में था गाना। और उसके बाद जीना इसी का नाम है, एक फिल्म में अरबाज खान, आशुतोष राणा जी हैं उसमें, अरबाज खान जी, हाँ। तो उसमें मैंने एक बच्चों का गाना लिखा, उसके बोल ऐसे हैं। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओंकार मिनाज जी, उन्होंने बोला महेश कोई बच्चों का गाना लिखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक ना सीलन देखी, सीलन। वो सीलन मुझे गुब्बारे जैसी लग रही थी, तो मैंने लाइन लिखी, गुब्बारे के पेट में कोई राज छिपा है, बैट ने बॉल की पप्पी लेके कहा है, पतंग के मांझे में है तानपुरे का साज, मक्खी तो मच्छर की बुआ है, लट्टू भी पी के टल्ली हुआ है। वाह, क्या बात है। थैंक यू। तो वो राइटिंग में वहां से कुछ गाने लिखे। तो आपके गाने फिल्मों में भी है? हाँ, फिल्मों में भी हैं, बाकी भांग में भी मैंने लिखते 4-5 हैं? गाने हाँ, लिखे। मतलब आप खुद के लिए भी लिखते हैं? एक अगर शेर व शायरी हो अरे, तो। आपने शुरू में पूछा था ना कि आपके लिए सक्सेस क्या है, खुशी क्या है। तो मैं बोलता हूँ, और लोग बोलते हैं ना इतना कमा लें, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी हो जाए और आपके पास बहुत पैसा हो जाए, आप बहुत टॉप पे पहुंच जाओ तो आप खुश रहोगे। बहुत सारी चीजें तब भी मिस होंगी। तो मैंने एक लाइनें लिखी थी, अगर खुशियां पैसों की मोहताज होती तो बारिश के पानी में वो कागज की नाव ना होती, और थैली भी धागा बांध कर उड़ा देते हैं लोग, जब पतंग खरीदने की औकात ना होती। वाह, क्या बात है। मतलब खुशियां पैसों की मोहताज नहीं है, आपको दिल से खुश होना, और खुशी आप किसी भी चीज में ढूंढ सकते। चलिए, तो बहुत अच्छी शेर व शायरी हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली,
क्योंकि सबकी जिंदगी का जो स्ट्रगल होता है वो सेम नहीं होता, और वो स्ट्रगल से इंसान जब आगे निकलता है ना तो बहुत कुछ सीखता है और जिंदगी सिखाती है। तो इसी के साथ थैंक यू Thank सो you so मच much. फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली होता क्या है ना कि शायद मैंने वो स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे हो रही थी, मैं ज्यादा बीच में बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि होता है सबकी जर्नी जब होती है ना वो, तो लगता है कि नहीं यार वो चलने दो उसको, वो हाँ, पास्ट है और चलने दो उसको। सबकी अपनी लाइफ के स्ट्रगल होते हैं। हाँ बस यही है, स्ट्रगल है। अब बस मैं एक यही चीज चाहता हूँ कि स्ट्रगल तो ठीक है अपनी जगह का, लेकिन जब सक्सेस मिले तो हम बैलेंस रहें। बैलेंस हम रहे, बस वो मेन है। इस पे मैंने लिखा था कि मेरे कदमों को जमीन पर ही रखना, घर आसमां में उड़ाना तो भी है खुदा, कि मुझे उस पर कटे परिंदे को देखकर बहुत डर लगता है जो कल तक आसमान का शहंशाह हुआ करता था। वाह, मतलब आज तो पूरा माहौल बन रहा है। पर बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से शुक्रिया आने के अरे लिए। थैंक यू और सो मच। मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप 2 शब्द हमारे चैनल के लिए कुछ। जी जी बिल्कुल, बहुत दिल से ये शो करते हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जा रहा है इंटरव्यूज में, जो कि स्ट्रगल करके अपने जिद से आए हैं। तो आप ये इंटरव्यू इनके देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ में हिम्मत मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लड़ने का जज्बा आपको मिलेगा। तो देखते रहिए इनका चैनल अंजलि टाइमलेस टाइमलेस टेल्स विद विद अंजलि। टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करिए, ग्रेजुएट हूँ भाई। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी कुछ करना है। बेल बटन दबाना ना, बेल बटन दबा दीजिए, घंटी पे है ना। टाइमलेस टेल्स, हाँ टाइमलेस टेल्स, टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा वाला इंटरव्यू वायरल कर दीजिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो आइए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। थैंक यू।